हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आर सोलर सिस्टम। देखो, सोलर सिस्टम को समझने से पहले एक चीज जो कल मैंने डिटेल में नहीं समझाया था, जो कि आज समझाना जरूरी है, वो क्या है? स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, गैस क्लाउड से ही स्टार बन रहे हैं ना। तो गैस क्लाउड क्या है, आप उसको समझो एक रॉ मटेरियल एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, हम इसे रॉ मटेरियल समझते हैं। तो बेसिकली मेन रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। अभी ये जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ये किस फॉर्म में होता है? ये एक डेंस क्लाउड के फॉर्म में होता है। और ये क्लाउड ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आने के बाद क्या होते हैं? कोलैप्स करना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है और फिर स्टार बन जाता है। लेकिन क्या है, ये प्रोसेस इतना डायरेक्ट है जितना हमें दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें जितने स्टेजेस हैं, ठीक है, उन सारे स्टेजेस के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, देखो, सबसे पहला स्टेज होता है प्रोटोस्टार का। प्रोटोस्टार क्या होता है? एकदम स्टार्टिंग में जाओ। ठीक है, जब गैस ना एक क्लाउड फॉर्म में होते हैं, जब वो क्लाउड फॉर्म में होते हैं ना, तो क्या होता है ना, बहुत लो टेम्परेचर में होते हैं, तभी तो वो क्लाउड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अभी जब ये लो टेम्परेचर के फॉर्म में है, लगभग लगभग -173 डिग्री सेल्सियस के ये, ठीक है, फिर क्या होता है कि वो गैस क्लाउड धीरे धीरे करके स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, ठंडा होने के कारण गैस क्लाउड बना। और ये गैस क्लाउड ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में जब आता है, जब अट्रैक्ट होता है, तो क्या होता है? स्पिन स्टार्ट होता है। और ये स्पिन क्या करता है? डेंसर मटेरियल को बीच की तरफ ले जाता है। और ये सब जो मटेरियल होते हैं, ये क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। ठीक है, ये सारे गैसेस क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक साथ जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो गैस है, ये गैस कॉम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और कॉम्प्रेशन के बाद क्या होता है कि एक कंडेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी समझो, ये क्लाउड फॉर्म में गैस था, ये धीरे 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 करके एक जगह पे जाके कंडेंस होकर ये एक बॉल बना दी। ठीक है, ये बॉल क्या है? ये बॉल है प्रोटोस्टार। ठीक है, ये जो कंडेंस ऑब्जेक्ट बना, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोटोस्टार। अभी समझो, ये प्रोटोस्टार है। ठीक है, लेकिन प्रोटोस्टार है क्या? अ ह्यूज डार्क बॉल ऑफ गैस। कुछ और नहीं है, बस गैस का एक बहुत बड़ा बॉल है, जिससे अभी लाइट भी नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं लाइट निकल रहा है? क्योंकि अभी तक यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो सके और एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो अभी प्रोटोस्टार एक नॉर्मल फेज में। ठीक है, और फिर क्या होता है? एक प्रोटोस्टार से स्टार कैसे बनता है? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है कि प्रोटोस्टार को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहा है। अभी इतना बड़ा बॉल बना था, ये धीरे धीरे करके इससे भी छोटा बॉल बन, इसमें जो मटेरियल्स हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये और ज्यादा कंप्रेस होते जाते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा कंप्रेस होते जाएंगे, क्या होगा? एटम एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये कोलिजन क्या करेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इतना नहीं इंक्रीज हो रहा है कि -170 से -150 हो जाए, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। और ये जो प्रोसेस है, ये कैसे हो रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 4 स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्ली, ये क्या करते हैं? ये फ्यूज होके प्रोड्यूस करते हैं बिगर हीलियम न्यूक्लियस। ये फ्यूज करके प्रोड्यूस करते हैं एक बड़ा हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां से जब वो हीलियम का न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं, इसके बाद क्या होता है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है, ये किस फॉर्म में होती है? हीट एंड लाइट के फॉर्म में। और ये स्टार बन जाता है। अभी देखो, ये प्रोसेस देखा ना। अब ना थोड़ा विजुअल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये है विजुअल। ये जाइंट मॉलिक्यूलर क्लाउड थे, जिसमें गैस के नाम पे हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल थे। ठीक है, अब क्या होता है? ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है इस क्लाउड का। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? गैस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में आते ही गैस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह का एक बॉल बना देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। ठीक है, अभी भी यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर क्या होता है?
हाइड्रोजन, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के 4 स्मॉल न्यूक्लियस क्या करते हैं, हीलियम का एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। और यही हीलियम क्या करता है, फ्यूजन स्टार्ट कर देता है। और जब फ्यूजन स्टार्ट होता है तो ये क्या बन जाता है, मेन सीक्वेंस स्टार। ये एक नॉर्मल स्टार बन जाता है, एक स्टेबल स्टार बन जाता है, जैसे कि सन है आज के टाइम पे, जो हम जिसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सन बन गया, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या है, क्या होता है, ये सब कुछ क्या किसके कारण हो रहा है, फ्यूल के कारण। क्या है फ्यूल, हाइड्रोजन और हीलियम। आप खुद सोच के देखो, अभी स्टार बन गया, ठीक है, स्टार बनने के बाद क्या होता है, इसके बाद तीसरा फेज आता है, रेड जायंट फेज। ठीक है, हमने यहाँ पे दूसरा फेज में क्या देखा कि कैसे प्रोटोस्टार से स्टार बना। पहले हमने देखा प्रोटोस्टार कैसे बना, फिर हमने देखा स्टार कैसे बना। अब हम देखेंगे स्टार के बाद रेड जायंट फेज क्या है। देखो, टाइम के साथ साथ ना ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये होता रहता है, और यहाँ पे एक टाइम के बाद हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाता है, हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, फ्यूजन विल स्टॉप, फ्यूजन रुक जाता है। एंड जब फ्यूजन रुक जाता है ना, कहाँ से फ्यूजन रुक गया, जो कोर में फ्यूजन हो रहा है ना, ये फ्यूजन रुक गया। अब फ्यूजन रुकने के कारण क्या होता है कि जो प्रेशर है, ये प्रेशर धीरे धीरे करके घट जाता है। कहां से, कोर से। कोर में इतना ज्यादा प्रेशर था, ये प्रेशर कम होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होने लगेंगे। तो अभी सपोज ये था मेरा कोर और ये था मेरा पूरा स्टार। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम हो गया, तो ये ना धीरे धीरे करके एक्सपेंड करने लगेगा, बड़ा होता जाएगा, और वही होता है कि ये बड़ा होता गया। ठीक है, अभी देखो प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो आउटर शेल था वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। ठीक है, और इसके साथ एक चीज और समझो, क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, आउटर शेल धीरे धीरे करके एक्सपेंड हो रहा है, और जो आउटर एरियाज में अभी भी हाइड्रोजन थे बचे हुए, वो हाइड्रोजन भी कोर तक पहुंचते हैं, और ये फिर से रीसेट होना चाहता है। ठीक है, फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करना चाहता है, बट यहाँ पे भी कंडीशन है। समझो इस कंडीशन को क्या है, कि ये जब रीएडजस्ट करना चाहता है, तभी क्या दिख रहा है, स्टार एक्सपेंड हो रहा है, इसका जो एक्सटीरियर रीजन है वो तो एक्सपेंड होते जा रहा है, और इसके कारण क्या होता है कि जो आउटर एरियाज में हाइड्रोजन होते हैं वो भी कोर की तरफ चले जाते हैं और फ्यूजन स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आउटर एरिया से हाइड्रोजन खत्म होने लगते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होके क्या हो जाता है, रेड। और ऑलरेडी हमने देखा प्रेशर कम होने के कारण वो एक्सपेंड हो रहा था। तो ये था सन, अब क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। ठीक है, और ये रेड हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेड जायंट स्टार। कब, जब हमारा फ्यूल खत्म होने लगता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा रेड जायंट स्टार का फेज। अभी समझो यहां से, जब ये रेड जायंट स्टार बन जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना दो केसेस आते हैं। ठीक है, और ये दो केसेस क्या है, पहला केस देखो, जब इनिशियल मास सन के मास से, जब सन बना, सन का जो मास है, और जो पहले क्लाउड फॉर्मेशन था, इस क्लाउड का जो मास था, ये अगर सन के मास के इक्वल है या फिर सन के मास से कम है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा रेड जायंट स्टार है ना, ये क्या कर देगा, ये अपना एक्सपेंडिंग आउटर शेल को लूज कर देगा, इसका आउटर सेल कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका जो कोर है वो कोर भी श्रिंक हो जाएगा, इसका जो कोर है वो कोर भी श्रिंक होके क्या बना देगा, एक व्हाइट ड्वार्फ। सुना है ना इसके बारे में, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में, बस ये ऐसा बना दिया। कब, जब इनिशियल मास सन के मास से इक्वल है या फिर कम है। अभी समझो, ये वाला फेज था जब इनिशियल मास कम था, और ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। ठीक है, कैसा बन के खत्म हो जाता है, एक डेंस लंप ऑफ मैटर। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, प्लेनेट कैसे बनते हैं, एक लंप होता है मैटर का, जो कि सन के अराउंड घूमता रहता है और फिर वो प्लेनेट बन जाता है। यहाँ भी ये एक लंप ऑफ मैटर बन के ही रह जाता है, ये अपनी शाइनिंग खो देता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं दिखती है जैसा सन में दिखता है। ठीक है, तो अब ये तो था तब जब इसका इनिशियल मास इक्वल टू सन का मास या फिर लेस देन सन का मास हो। ठीक है, लेकिन जब इसका इनिशियल मास सन के मास से ज्यादा होता है, ठीक है, ये जो रेड जायंट स्टार बना, इसका इनिशियल मास सन के मास से भी ज्यादा है, तब क्या होगा, तब जो हमारा रेड जायंट स्टार है ये क्या करेगा, ये
एक्सप्लोड होके क्या बना देगा? सुपरनोवा स्टार। ठीक है, ये एक्सप्लोड होके क्या बनाया? सुपरनोवा स्टार। और सुपरनोवा स्टार में क्या होता है? देखो ये जो एक्सप्लोड होता है, इसके बाद इसका जो कोर होता है ना सुपरनोवा का, ये कोर भी धीरे धीरे करके श्रिंक करने लगता है। और इसी श्रिंक होने के कारण ये क्या बन जाता है? या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। अभी ये कहानी देखी ना, थोड़ा विजुअल देखते हैं। ठीक है, चलो, ये था मेरा रेड जायंट स्टार। ठीक है, अभी रेड जायंट स्टार क्या हुआ? इसका जो प्लेनेटरी नेबुला था, आउटर लेयर ब्लोन अवे, जिसके कारण क्या हुआ? कोर एक्सपोज हो गया और ये व्हाइट ड्वार्फ बन गया। ठीक है, और धीरे धीरे करके व्हाइट ड्वार्फ खत्म हो जाता है। लेकिन जब इसका इनिशियल मास ज्यादा होता है, जिसके कारण ये सुपरनोवा बना। सुपरनोवा के बाद क्या हो रहा है? सुपरनोवा में हम देख रहे हैं कि कोलैप्स हुआ, उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बना। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस है। क्या हो रहा है? उसका कोर श्रिंक होता जा रहा है, जिसके कारण ये न्यूट्रॉन स्टार बना। और न्यूट्रॉन स्टार में क्या देख रहे हैं कि अगर कोर का मास मॉडरेट रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कोर का मास बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? ये ब्लैक होल बन जाता है। दो ऑप्शन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप देखो, आपको यहाँ पे क्या चीज समझना था? आपको यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो क्रोनोलॉजी है, ये समझना था कि नेबुला से प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस बना, एंड मेन सीक्वेंस में जब फ्यूल खत्म हो गया तब ये रेड जायंट बना। और रेड जायंट से जब उसका इनिशियल मास कम रहा तो क्या बना? व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन जब इसका इनिशियल मास सन के मास से ज्यादा रहा तो ये क्या बना? सुपर जायंट। और ये क्या बना? सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और वहां से ये न्यूट्रॉन स्टार या तो फिर ब्लैक होल, इन दोनों में से कुछ बन गया। डिपेंड करता है किस चीज पे? डिपेंड करता है कि कोर का मास अगर मॉडरेट रहा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, लेकिन कोर का मास अगर बहुत ज्यादा रहा तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। बस इस विजुअल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यही विजुअल से इस पार्ट से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। जब स्टार बनता है तो उसका पूरा लाइफ साइकिल कैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अर्थ सोलर सिस्टम में। हम लोग अपने सोलर सिस्टम को समझते हैं, ये कैसा है। देखो, ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 4 प्लेनेट दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 प्लेनेट दिख रहे हैं, और एक प्लूटो दिख रहा है, जिसको हम लोग कभी प्लेनेट में शामिल करते हैं, कभी हटा देते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो चलो थोड़ा अब आगे समझते हुए हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एक नेबुला से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेबुला कोलैप्स होता है, सन बनाता है। ठीक है, और इसी कोलैप्स में सन के सराउंडिंग में जो मटेरियल, लाइट मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल क्या करते हैं? वो प्लेनेट बना देते हैं और इसी के साथ साथ घूम रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, ये जो प्लेनेट बन गया, अभी यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है? हमें सन भी देखना है, हमें प्लेनेट भी देखना है। तो हमारा जो सन है, हम इस सन के बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, सन कैसे बना हमने देख लिया, लेकिन सन का भी अगर हम लेयरिंग करें, देखें कि इसमें कौन कौन सा लेयर है, तो हम इस चीज को समझते हैं। सन के लेयरिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक क्या? एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, फिर हम देख रहे हैं उसका एटमॉस्फेरिक लेयर। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? कोर। कोर क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये हर किसी को पता होता है। ठीक है, जहां पे बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है हाइड्रोजन से हीलियम। ठीक है, एंड ये क्या होता है? ये होता है सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। सन के एनर्जी का ये सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा लेयर होता है वो क्या होता है? वो होता है रेडिएटिव जोन का। अभी देखो यहाँ पे क्या है? ये कोर है हमारा, दिख रहा है। इसके बाद दूसरा जो लेयर है वो क्या है? रेडिएटिव जोन का। अभी ये जो रेडिएटिव जोन है, ये क्या करता है? यहाँ पे आप देखोगे, एनर्जी मूव आउटवर्ड बाय रेडिएशन। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, ये एनर्जी बाहर की तरफ मूव कर रही है थ्रू विच जोन? विच रेडिएटिव जोन। क्लियर है? अभी देखो, ये जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर जो है ना, बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्लियर है? ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा है। तीसरा क्या है? कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन कहाँ पे है? आप देखो, आप देखो, ये है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ये मिसमैच कर दिया है। ये है हमारा, वेट,
ये है हमारा रेडिएटिव जोन और ये है हमारा कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, ये जो कन्वेक्टिव जोन है, इस कन्वेक्टिव जोन के बारे में समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वेक्टिव जोन में आप देखोगे एनर्जी मूव्स बाय कन्वेक्टिव करंट। यहाँ पे एनर्जी भी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जो कोर में एनर्जी बन रही है, ये एनर्जी मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? बाय कन्वेक्शन करंट। यहाँ से हॉट प्लाज्मा क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो ठंडा प्लाज्मा है वो नीचे की तरफ सिंक हो रहा है। ठीक है, ये काम करता है कौन? ये काम करता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्शन करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई नो। वही है यहाँ पे, वही चीज को समझना है कि जो हमारा क्या होता है, जो मेरा हॉट प्लाज्मा होता है वो ऊपर जाता है और जो कोल्ड प्लाज्मा होता है वो नीचे की तरफ सिंक करता है। ठीक है, अभी समझो ये तो क्या था? ये था इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग ना आउटर लेयर को देखते हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, इस लेयर में क्या हो रहा होगा? इस लेयर के बारे में समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, यहाँ ये 3 लेयर में डिवाइडेड है। एक है फोटोस्फेयर, एक है क्रोमोस्फेयर और फिर है कोरोना। सबसे पहले हम लोग फोटोस्फेयर देखते हैं। फिगर है यहाँ पे, सब दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो फोटोस्फेयर जो है ये क्या है? विजिबल सरफेस ऑफ द सन। सन का जो सरफेस हमें दिख रहा है, ये वो सरफेस है जहां से हम लोग सन स्पॉट को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। देखो ये आउटर सरफेस जो दिख रहा है, ये सरफेस, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद आता है क्या चीज? क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या होता है? अभी देखो, ये जो रेडिस लेयर दिख रहा है ना, ये वाला लेयर, लाल लाल, ये जो रेडिस लेयर है, यही है हमारा क्रोमोस्फेयर। और ये कहाँ है? जस्ट फोटोस्फेयर के नीचे। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो रहा है? ये हमें कब दिखता है? जब पूरा का पूरा सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है, ये लेयर हमें तब दिखेगा जब सोलर इक्लिप्स पूरा होगा, तब हम इस लेयर को ध्यान से देख पाते हैं। इसीलिए तभी आपको सन क्या दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, और फिर आता है कोरोना। ये क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा गर्म है और मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है। ठीक है, और ये भी हमें तब दिखता है जब इक्लिप्स होता है। ठीक है, अभी समझो इस बात को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सन के सारे लेयरिंग को देख रहे हैं, कितने लेयर में सन डिवाइडेड है। ठीक है, और इसी डिवीजन से हम समझ रहे हैं। अभी देखो सन के बारे में ना बहुत कुछ डिटेल में अभी भी किसी को पता नहीं। ठीक है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो सन के लेयरिंग पे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप इसको ध्यान में रखो, कितने लेयर होते हैं, कोर क्या होता है, रेडिएटिव जोन क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, फिर एटमॉस्फेरिक लेयर में आप फोटोस्फेयर क्या होता है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है एंड कोरोना क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? अ लार्ज सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट अ स्टार, ओह सॉरी, दैट ऑर्बिट अ स्टार, is rounded by own gravity and has cleared its orbital neighborhood of other debris। देखो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, ये डेफिनेशन नासा का डेफिनेशन। ठीक है, और इस डेफिनेशन में जो भी सेलेस्टियल बॉडी फिट बैठता है हम उसको प्लेनेट बोलते हैं। और यही रीजन है कि आप देखोगे जो प्लूटो है ना, इसको हम लोग क्यों नहीं बोलते? ये आखिर प्लेनेट क्यों नहीं? पहले इसको प्लेनेट क्यों बोला जाता है? देखो पहले के टाइम पे, कुछ साल पहले तक प्लूटो को सोलर सिस्टम का एक हिस्सा माना जाता था। ठीक है, और उसे भी एक प्लेनेट बोला जाता था। बट आज के टाइम पे उसे हम ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी का जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इस यूनिट के हिसाब से जो प्लूटो है, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो प्लेनेट का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि क्लियर द नेबरहुड, ये इस कैरेक्टरिस्टिक में फिट नहीं बैठता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। अभी ये क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने कि यहाँ पे 3 मेन है। ऑर्बिट स्टार, ठीक है, और राउंडेड बाय इट्स ओन ग्रेविटी एंड हैज क्लियर इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड। ये 3 फीचर है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर फिट बैठता है तब वो प्लेनेट है, अदरवाइज वो प्लेनेट नहीं, अकॉर्डिंग टू नासा। ठीक है, अभी समझो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो टोटल 8 प्लैनेट है। ठीक है, और ये 8 प्लैनेट किस तरह से डिवाइडेड है? अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, इस पिक्चर से पहले आप इस पिक्चर को देखो। यहाँ पे एक आपको एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रहा है। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर वाले इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं और इस बेल्ट के बाहर इसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। अब ये डिवीजन क्यों है?
क्या रीजन है इस डिवीजन का, इस डिवीजन को भी समझते हैं। और देखो, इसके बाद जो हमारा 4 प्लेनेट है, इस चारों प्लेनेट के बाद एक और बेल्ट है, इसको क्यूपियर कुइपर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस बेल्ट के बाहर हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको एरिस दिख रहा होगा, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। अभी समझते हैं पहले कि ये डिवीजन क्यों किया गया है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट का। तो ये हमें इस पिक्चर में समझ में आएगा, ठीक है। देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम, उसमें जो भी 8 प्लेनेट हैं, इन प्लेनेट को डिवाइड किया गया है। एक है टेरेस्टेरियल प्लेनेट और एक है जोवियन प्लेनेट, ठीक है। इसी को हम इनर आउटर प्लेनेट भी कहते हैं। इसी को हम रॉकी प्लेनेट और जायंट प्लेनेट भी कहते हैं। नाम बहुत है, लेकिन अब हमें फीचर पे डिपेंड ध्यान देना है। अभी देखो, ये जो इनर प्लेनेट है और ये जो आउटर प्लेनेट है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले समझो, जो इनर प्लेनेट है ना, वो ज्यादातर ऐसे प्लेनेट है जो कि रॉक और मेटल से बने हुए हैं, जिनका सरफेस सॉलिड है और साइज में छोटा है, बट इनकी जो डेंसिटी है ये बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन जो हमारे आउटर प्लेनेट है, वो ज्यादातर किससे बने हैं, गैस से बने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर आइस, ठीक है। और क्या है, इसका जो सरफेस है ना, ये सॉलिड नहीं है, मोस्टली गैसियस है ज्यादातर, ठीक है। और बहुत बड़े होते हैं साइज में, और इनका डेंसिटी कम। डेंसिटी तो आप समझ ही रहे हो कि ये क्या है, गैस से बना है, और ये क्या है, सॉलिड मटेरियल से बना है। तो डेंसिटी यहीं से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन अब देखो, ये जो डिफरेंस है कि आखिर टेरेस्टेरियल प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट, इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, लोकेशन का, साइज का, कंपोजिशन का, सरफेस का। यही हम लोग यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक एक पॉइंट देखा, यही देखा। क्या देखा, टेरेस्टेरियल प्लेनेट क्या होते हैं, ये इनर सोलर सिस्टम में आते हैं, ये आउटर सोलर सिस्टम में आते हैं, और इन दोनों को डिवाइड कौन करता है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। अब देखो, क्या देखा हमने, इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज वेरी लार्ज। इसका कंपोजिशन रॉक एंड मेटल, इसका कंपोजिशन गैस एंड आइस। इसका सरफेस सॉलिड, इसका सरफेस क्या, गैसेस। डेंसिटी इसका हाई, इसका लो। अब आते हैं मून की बात पे, ठीक है, कि यहाँ पे मून के बारे में भी बोला गया कि जो इनर प्लेनेट है, इनमें या तो बहुत कम मून है या तो मून ही नहीं है। लेकिन जो आउटर प्लेनेट है, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिंग सिस्टम भी प्रेजेंट दिखेगा। जैसे ये देखो, सैटर्न है ना, सैटर्न में एक रिंग सिस्टम दिख रहा है, यही रिंग सिस्टम। इसके बाद यूरेनस में देखो, यूरेनस में भी एक छोटा सा रिंग सिस्टम दिख रहा है, बस यही रिंग सिस्टम। और आउटर प्लेनेट क्यों, क्योंकि ये सन से बहुत ही ज्यादा दूर है, और इसका एटमॉस्फेयर क्या, बहुत ही ज्यादा थिक, बहुत ही ज्यादा बड़ा मोटा एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब हम आते हैं इनर प्लेनेट पे, यहाँ पे देखते हैं कोई रिंग सिस्टम नहीं है, सन के नजदीक है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा थिन, और किसी किसी में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझ लें। अब यहाँ पे देखो, आखिर क्या रीजन है। तो देखो, ये एक तो ये भी रीजन है कि इसका एटमॉस्फेयर थिन होने का, कि लगातार जो सोलर फ्लेयर होते हैं वो आते रहते हैं और एटमॉस्फेयर को डैमेज करते जाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में आउटर प्लेनेट, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से जो सोलर फ्लेयर होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते अच्छे से, कि उसका एटमॉस्फेयर को भी डैमेज कर सके, ठीक है। तो यही है मेरा बेसिकली प्लेनेट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी देखो, बहुत लोग बोलेंगे सर मून का नंबर याद कर लें, मून का ये। देखो, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा जरूरी है, बट अगर आपको लगे टाइम है, तो आप नंबर्स ऑफ मून भी याद कर लो। अगर आप इनर प्लेनेट के लिए करते हो, इतना ही काफी है। अगर आपके पास उससे भी ज्यादा टाइम है, तो आप आउटर प्लेनेट के लिए भी कर लो, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली प्लेनेट सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा प्लेनेट कैसे है। हमने प्लूटो के बारे में भी देखा कि प्लूटो को पहले प्लेनेट क्यों बोला जाता था और अब क्यों नहीं बोला जाता। अब आते हैं अलग पार्ट। हमारे सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट, इसके अलावा भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसी अदर कंपोनेंट में हम लोग क्या देखेंगे, पहले माइनर प्लैनेट। अब दिमाग में आ रहा होगा अक्सर, ये माइनर प्लैनेट क्यों बोल रहे हो उसको, क्या है माइनर प्लैनेट। देखो, माइनर प्लैनेट बेसिकली कुछ नहीं है, इसी को हम एस्टेरॉइड भी बोलते हैं। एस्टेरॉइड सुन के आपको क्लियर हो गया होगा, चाहिए तो सर एस्टेरॉइड के बारे में बात करें, ठीक है, बस नाम याद रखो। और यहाँ पे भी जो हमने डेफिनेशन लिए हैं वो एकदम करंट है, और एकदम नासा के साइट पे जो दिए गए वो डेफिनेशन, कोई बुक का कॉपी पेस्टेड नहीं है कि क्वेश्चन अगर करंट से बन जाए तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो, ये जो माइनर प्लेनेट है, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के अराउंड ही
बेसिकली ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं, सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका जो और मेन ऑर्बिट होता है ना, मोस्ट ऑर्बिट इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, ये जो हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये इसी बेल्ट में रहते हैं। ये जो बेल्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एस्टेरॉइड होते हैं, इसी बेल्ट में ये रहते हैं, ठीक है। और एक बात आपको और जो बहुत ध्यान से समझनी है इसमें, इसमें क्या समझनी है और कि देखो, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये किसके बीच में होता है? ये होता है मार्स और जुपिटर। ये ध्यान रखना कि मार्स और जुपिटर इन दोनों के बीच में होता है ये। और ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेनेट मूव कर रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेनेट मूव कर रहा है। और जो साइज होता है, ये साइज ड्वार्फ प्लेनेट जो एरिस है, ड्वार्फ प्लेनेट जो हमारा प्लूटो है, इन्हीं सबके साइज का भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा छोटा एक पेबल साइज का भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं इसका एक साइज फिक्स है, ठीक है। ये ध्यान रखो बस आप। ये था एस्टेरॉइड के बारे में। इसके अलावा अदर कंपाउंड में क्या आते हैं, अदर कंपोनेंट में सॉरी क्या आते हैं, अदर कंपोनेंट में आते हैं कॉमेट्स। ये कॉमेट्स क्या होते हैं? देखो, कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ ए रॉकी मटेरियल, डस्ट एंड वाटर आइस। देख रहे हो यहाँ पे जो कॉमेट्स हैं, ये कैसे किसके बने होते हैं? ये रॉकी मटेरियल के बने होते हैं, या फिर डस्ट के, या फिर आइस, इन तीनों का मिक्स होके बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सन के अराउंड। और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि और कभी कभी ये साइज में इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि ये प्लूटो के भी साइज के हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, जिस तरह से हमने प्लेनेट के बारे में देखा, यहाँ पे क्या होता है कि प्लेनेट अपने ऑर्बिट में सेम प्लेस में रह के घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जो कॉमेट है, ये क्या है, इसका कोई एक ऑर्बिट नहीं होता है। ये रैंडमली किसी के भी ऑर्बिट में जाके घूम सकते हैं। इसीलिए देखोगे कि कभी कभी आपको एक जलता हुआ कॉमेट दिखता है। क्यों दिखता है वो? जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है, या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सपोज अभी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, मून के सही तरह से वो घूम रहा है। कभी क्या हुआ कि वो अपना ऑर्बिट खो दिया और उसके बाद वो मार्स के ऑर्बिट में चले गया, मार्स के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये माइनर प्लैनेट्स क्या है, वो सन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कॉमेट्स क्या है, वो आप देखोगे प्लैनेट्स का भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका खुद का कोई एक ऑर्बिट नहीं होता है, क्लियर है। अभी आता है मेटियोरॉइड्स, मेटियोर और मेटियोराइट्स। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेटियोरॉइड, ये क्या होता है? मेटियोरॉइड आर स्मॉल ऑफ्टन माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल ऑर्बिटिंग द सन। सन के सन के चारों तरफ ही ये भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटा, किस चीज का बना है? सॉलिड मटेरियल का, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। अभी देखो, वी सी देम एज मेटियोर। अभी देखो ये क्या है, मेटियोर क्या होता है? देखो, आपने शूटिंग स्टार, ये देखो फोटो देखो, ये है मेटियोर। ये जब देखते हो ना, इसी को हम लोग यहाँ पे मेटियोर कह रहे हैं। अभी ये जो फॉलिंग स्टार है, ये कब होता है? जब ये अर्थ या फिर किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, ठीक है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। और ज्यादा स्पीड होने के कारण क्या होता है? ये बर्न हो जाते हैं, ये जलना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए ये इस तरह से दिखता है और इसका नाम शूटिंग स्टार भी होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, यहाँ पे ये जो हीट है, ये हीट क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू कॉम्प्रेशन, ठीक है। जब वो एटमॉस्फेयर में घुसता है तो उसका स्पीड इतना होता है कि स्पीड साउंड का जो स्पीड है उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, उस एयर के साथ इस तरह से फ्रिक्शन में जाता है कि उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण वो हमें इस तरह का दिखता है। देखो, इसमें टेल भी दिख रहा है हमें, बहुत कुछ है ऐसा, ठीक है। अभी समझो, जब मीटेओरॉइड के बारे में समझ गए, हम इसके बारे में समझ गए कि आखिर ये क्यों जलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो मीटेओरॉइड्स, मीटियोर। अब आता है मीटियोराइट। ये क्या होता है? देखो, कभी कभी और ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जब भी बहुत ज्यादा अंधेरा हो रात में, तो आप रात में देखना कि आपको कुछ ना कुछ एक आध मीटियोर्स दिख जाएंगे इधर उधर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे समझो, there are many more during several yearly meteor shower
some display impressive fireball leaving cloud trail behind. Any part of meteor that reaches the ground is called a meteorite. कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको कि आखिर मेटियोरॉइड्स, मेटियोर और मेटियोराइट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये ना आप होमवर्क रखो। अगर आप ये लेक्चर यहां तक कर चुके हो तो ये ना होमवर्क में रखो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन तीनों का डिफरेंस दिमाग में बिठा लेते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेटियोराइट कब है? जब ये ग्राउंड तक पहुंच जाए, तब हम इसको मेटियोराइट बोल रहे हैं। क्लियर है? अभी देखो, ये जो नोट्स है इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर लोग कंफ्यूज हो रहे थे मेटियोराइट क्या है, मेटियोर क्या है, और इस पे बात होनी स्टार्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको तीनों के बारे में एक क्लैरिटी दे दी गई। ठीक है, अब यहां से हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या, एक और सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं मून। ठीक है, अभी देखो मून, हम हर एक प्लेनेट के मून के बारे में बात नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मून के बारे में बात करेंगे। ये जो मून है ना, ये क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का। अब देखो यहाँ पे ना बात आती है कि आखिर मून बना कैसे होगा सर, क्या रीजन था जो मून बना? तो देखो, मून बनने के पीछे का रीजन क्या है, बहुत सारे थियरीज आए हैं, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है वो थियरी है द बिग स्प्लैट सॉरी। ये जो बिग स्प्लैट थियरी है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक टाइम में, ठीक है, बहुत समय पहले क्या हुआ था कि मार्स से भी बड़ा साइज का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो अर्थ से कोलाइड होता है। ठीक है, और अर्थ से कोलाइड होने के बाद क्या होता है कि अर्थ का कुछ पार्ट अर्थ से अलग हो जाता है और वो अर्थ का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। और टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, शेप लेना स्टार्ट कर देता है। जब वो घूमता रहेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या है कि वो एक स्पेयर के शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इस कोलिजन के कारण क्या होता है कि अर्थ का कुछ मटेरियल स्पेस में घूमना स्टार्ट कर देता है, और ये जो इजेक्टेड डेब्रिस है, ये एक टाइम के बाद अर्थ के ऑर्बिट में आता है एंड इवेंचुअली अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट करता है। जो आज का हम मून देख रहे हैं, ये मून, ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन के बारे में बात होती है कि लगभग लगभग 4.4 बिलियन ईयर अगो ये कोलिजन हुआ था। ठीक है, अभी देखो, इसका विजुअल भी मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये थियरी क्या बताता है, अर्थ में कोई एक ऑब्जेक्ट आता है, टकराता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ का एक पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, एंड अलग होने के बाद क्या होता है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है, और यही बताता है कौन, बिग स्प्लिट थियरी। ठीक है, अभी देखो, अर्थ तो मून तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन इसी तरह से जो आपने जोवियन प्लेनेट देखे, उसमें क्या है, उसमें एक प्लेनेट के बहुत ज्यादा मून्स भी हैं। तो अगर आपको टाइम हो तो आप अगर मून के बारे में कभी पढ़ोगे, याद करोगे, देखोगे कि नेचुरल सैटेलाइट में क्या क्या है, तो आप देखना कि हर एक प्लेनेट का क्या क्या, कितना नंबर ऑफ मून है। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमारा जो इनर प्लेनेट है, इस इनर प्लेनेट में कितने मून है और किस किस प्लेनेट के कितने मून है बेसिकली, ये आप जरूर लिखना। तब पता चलेगा ना कि आप थोड़ा क्यूरियस होकर ज्योग्राफी को भी पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो, ठीक है, तो देखो, ये है हमारा मून का डेवलपमेंट। ये जो थियरी बताई गई है, ये उसके बारे में बात किया है। ठीक है, अब इससे आगे हम अर्थ के बारे में और रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, एंड उसके कारण चेंजेस क्या होते हैं, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ओके, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और भी डिटेल तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इससे आने वाले बेसिक क्वेश्चन सब आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे आफ्टर दैट लेक्चर। ठीक है, चलो, थैंक यू।